नमस्कार, मैं अशोक हूं और आज हम सतवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, सतवाहन वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह वंश लगभग 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक सत्ता में रहा। नमस्कार, मैं सुषमा हूँ। सही कहा आपने, अशोक। सतवाहन वंश दक्कन के पठार में शासन करता था और उनका प्रमुख केंद्र आधुनिक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में था। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। हाँ, सुषमा, सतवाहन वंश के शासक पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ। क्या आप इस वंश की कला और संस्कृति के बारे में बता सकती हैं? अवश्य। सतवाहन वंश के समय में कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। अमरावती और नागार्जुन कोंडा में बनी बौद्ध स्तूप और विहार इस बात के प्रमाण हैं। इनकी स्थापत्य कला में बौद्ध धर्म के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ठीक कहा आपने। सतवाहन वंश ने व्यापार को भी बहुत प्रोत्साहित किया। उनके बंदरगाह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, जहां से रोमन साम्राज्य तक वस्त्र और अन्य वस्त्र भेजे जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने सड़कों और नहरों का भी निर्माण किया, जिससे कृषि और व्यापार में वृद्धि हुई। सही कहा। सतवाहन शासकों ने सिक्के भी जारी किए, जिनमें बौद्ध धर्म के प्रतीक और संस्कृतियों के मिश्रण का प्रतीकात्मक चित्रण होता था। उनके सिक्कों पर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल। सतवाहन वंश के दौरान ही दक्षिण भारत में साहित्य का भी विकास हुआ। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास ने अपने लेखन में सतवाहन शासकों का उल्लेख किया है। इसके अलावा प्राकृत भाषा में भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं इस समय के दौरान लिखी गईं। और न भूलें सतवाहन वंश की महिलाओं का योगदान। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता गौतमी बाला श्री ने भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्हें बौद्ध धर्म के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही। सतवाहन वंश का पतन 220 ईस्वी के आसपास हुआ, जब उनका साम्राज्य कई छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। इसके बाद कई अन्य वंशों ने दक्कन के इस क्षेत्र पर शासन किया। तो इस प्रकार सतवाहन वंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने बौद्ध धर्म, कला, संस्कृति और व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ, सुषमा, सतवाहन वंश ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके समय में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और भारतीय सभ्यता को समृद्ध बनाया। धन्यवाद सुषमा, इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए। धन्यवाद अशोक, मुझे भी इस चर्चा में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। सतवाहन वंश ने दक्कन के पठार पर अपनी सत्ता स्थापित की, जो आज के आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित था। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें व्यापार और सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया। उनके शासनकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की और अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। सतवाहन शासकों ने अपने साम्राज्य को संगठित और संरचित करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। सतवाहन वंश का राजनीतिक प्रभाव केवल दक्कन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया। उनके शासनकाल के दौरान सतवाहन शासकों ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने अपने राजनीतिक और सैन्य कौशल के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाया। सतवाहन वंश के शासक पहले हिंदू धर्म का पालन करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस धार्मिक परिवर्तन ने उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव लाए। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने इस धर्म के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध मठों, स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, जो आज भी उनके धार्मिक समर्पण का प्रमाण है। सतवाहन शासकों के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और उनके धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद और प्रचार किया। इस धार्मिक परिवर्तन ने सतवाहन साम्राज्य को एक नई सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान दी। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा लीं और इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया।
सतवाहन वंश के समय में कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। उनके शासनकाल में बनी अमरावती और नागार्जुनकोंडा की बौद्ध स्तूप और विहार इस बात के प्रमाण हैं। इनकी स्थापत्य कला में बौद्ध धर्म के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सतवाहन शासकों ने कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में कई महत्वपूर्ण कलात्मक और सांस्कृतिक परियोजनाएं पूरी हुईं। सतवाहन वंश के दौरान कला और संस्कृति का विकास केवल स्थापत्य कला तक सीमित नहीं था। उनके शासनकाल में साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक का भी विकास हुआ। सतवाहन शासकों ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का संरक्षण और प्रोत्साहन किया। उनके शासनकाल में भारतीय कला और संस्कृति ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की और इसे एक समृद्ध और विविधतापूर्ण पहचान मिली। सतवाहन शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध धर्म के प्रतीक और संस्कृतियों के मिश्रण का प्रतीकात्मक चित्रण किया। उनके सिक्कों पर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया था। यह उनके कला और संस्कृति के प्रति समर्पण का एक और उदाहरण है। सतवाहन वंश ने भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सतवाहन वंश की कला और संस्कृति ने भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा दी। उनके समय में भारतीय कला और संस्कृति ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की और इसे एक समृद्ध और विविधतापूर्ण पहचान मिली। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और भारतीय इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। The Satavahana dynasty was known for its extensive trade networks. They traded with distant regions, including Rome and Southeast Asia. Yes, and their ports were bustling hubs of commerce, facilitating the exchange of a variety of goods such as spices, textiles, and precious stones. Exactly. And these trade activities significantly contributed to the economic prosperity of the Satavahana Empire. The Satavahanas were among the first in India to issue their own coins, which were made of lead, copper, and even silver. Their coins often featured inscriptions in Prakrit, which was the common language of the people at that time. And these inscriptions provide valuable insights into the socio-political and economic conditions of the era. Absolutely. The use of Prakrit also highlights the inclusive nature of the Satavahana administration, making it accessible to the general populace. Indeed, their coinage and language policies played a crucial role in unifying their diverse empire. The Satavahana dynasty made significant contributions to literature. They were known for their patronage of Prakrit literature, which flourished under their rule. Yes, and Prakrit was the administrative language of the Satavahanas, wasn't it? Their literature included poetry, stories, and inscriptions that have provided us with valuable insights into their society and culture. Absolutely. The Gatha Saptashati is one of the most notable works from this period. It is a collection of 700 verses in Prakrit, reflecting the everyday life and emotions of the people. It's fascinating how these literary works have helped us understand the values and beliefs of the Satavahana era. Women in the Satavahana dynasty held a respectable position in society. They were actively involved in various religious and social activities. That's right. Women could donate to Buddhist monasteries and were even known to commission the construction of stupas and viharas. Exactly. They also had property rights and could inherit land and wealth. This indicates a progressive society where women had a certain degree of autonomy. Indeed. The inscriptions from this period often mention women donors, highlighting their significant role in religious and social spheres. The decline of the Satavahana dynasty began around the 3rd century CE. Several factors contributed to their downfall. Internal conflicts and succession disputes weakened the central authority. Additionally, invasions by the western satraps and other neighboring kingdoms further destabilized the region. Yes, and the rise of the Gupta Empire also played a role in overshadowing the Satavahanas. Their influence gradually diminished, and by the 4th century CE, the dynasty had almost completely disintegrated. It's a reminder of how even the most powerful dynasties can face decline due to a combination of internal and external pressures. Their contributions to literature, art, and culture continue to be celebrated. The Satavahana dynasty, despite its eventual decline, left an indelible mark on Indian history.
Absolutely. They played a crucial role in shaping the cultural and historical landscape of ancient India, and their legacy lives on through the remnants of their achievements.